वो कहता है मैं काफी इम्प्रेस हुआ। तो कहाँ मरना पसंद करोगे? मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कुरापिका कहता है मैं चाहता हूँ हम दोनों की फाइट किसी वीरान जगह पे हो, ताकि जब तुम मरते हुए चिल्लाओ तब तुम्हारी मदद कोई ना कर सके। जो सुन के उबो बहुत भड़क जाता है। उसके अगले ही दिन हम दोनों को एक सुनसान जगह में देख पाते हैं। वो कहता है वैसे तुम हो कौन? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कुरापिका कहता है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ पूछना है। बताओ जिन लोगों को तुमने मारा था उन्हें याद है तुम्हें? वो कहता है सब तो नहीं, लेकिन वो लोग जरूर याद है जो मरने के वक्त मुझे इम्प्रेस किया। अच्छा अब समझा, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन तुम किसका बदला लेना चाहते हो? कुरापिका कहता है कुर्ता कबीले का। ये कौन सा कबीला है? कुरापिका कहता है एक छोटा सा कबीला, स्कारलेट आई वाले लोग जो लुक्सो में रहते थे। 5 साल पहले तुम लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। वो कहता है अच्छा ठीक से मुझे याद तो नहीं, लेकिन तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो उनमें से मैं भी एक था। कुरापिका कहता है जब तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ली, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? कैसा लगता है किसी कमजोर को मार के? मैं भी जानना चाहता हूँ। वो कहता है सच कहूँ तो बहुत मजा आता है। ठीक तभी कुरापिका अपने नैन को रिलीज करता है और कहता है अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तुम मरने वाले हो। जो सुन के उबो भी अपने नैन को रिलीज करता है और कहता है तुम जैसे बेवकूफों के ऊपर मुझे तरस आता है, जो कभी भी अपना बदला लेने के लिए आ जाते हैं। अपने शिकार को मार के बहुत मजा आता है और उसे तरपा के और भी ज्यादा मजा आता है। और तभी वो एक जोर का पंच जमीन पे मारता है। कुरापिका तुरंत हट जाता है और अपने चेन से अटैक करता है। कुरापिका लगातार अपने चेन से अटैक करता जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे बच रहा था। वो अपने मन में कहता है इसका चेन बहुत ज्यादा खतरनाक है, समझ नहीं आ रहा इसने इसे कैसे किया। नैन ने इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है, अगर एक भी अटैक मुझे लगा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक तभी वो दौड़ के आता है और कुरापिका को एक जोर का पंच है, लेकिन कुरापिका उस पंच को हाथ में ले लेता है और तुरंत अपने चेन से अटैक कर देता है। वो अपने मन में कहता है एक सरप्राइज अटैक, हाँ मेरे पंच मारने के बाद भी इस पे अटैक करने की स्ट्रेंथ बाकी है, लेकिन उसका उल्टा हाथ जरूर बेकार हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कुरापिका बिल्कुल सही सलामत था, जो देख के वो की तो फट चुकी थी। वो अपने मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके नैन को देख के ऐसा लग रहा है ये मैनिपुलेटर होगा, नहीं तो कॉन्जुरर। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसके हमले का मैं शिकार बन जाऊंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसने इसे रोका कैसे। मेरे वार को सिर्फ एक एनहांसर ही रोक सकता है। तभी कुरापिका कहता है इतनी ताकत थी, ऐसा लगा किसी गुब्बारे से टकराया। जो सुन के वो बहुत भड़क जाता है और कहता है हे बच्चे तुझे क्या लगता है यहाँ पे मजाक चल रहा है? मैंने अपने ताकत का बस 20% इस्तेमाल किया है, लेकिन अब जो हमला करूंगा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रोकना आसान नहीं होगा। फिर वो कुरापिका पे हमला कर देता है, लेकिन कुरापिका वहाँ से हट जाता है और उसके पीछे से एक जोर का पंच मारता है। वो खुद को संभाल ही रहा था, कुरापिका उसे एक और लात मार देता है और उसके बाद एक और अटैक करता है। वो जैसे ही उसे पीछे घूम के मारने जाता है, कुरापिका उसके सामने आ जाता है। वो अपने मन में कहता है इसकी दिक्कत क्या है, ये एक जगह में टिकता क्यों नहीं? फिर कुरापिका कहता है अफसोस हो रहा है, मैंने अपने चेन से अटैक करने की चांस को गवा दिया। अब बहाने बनाना बंद करो, मुझे दिखाओ तुम में कितना दम है, मेरा फालतू का वक्त जाया मत करो। वो कहता है ठीक है दिखाता हूँ अपनी पूरी ताकत। फिर वो अपने फुल ताकत को निकालता है और जमीन पे मार के हर जगह स्मोक कर देता है। इस तरफ कुरापिका कहता है स्मोक स्क्रीन, वो जरूर कहीं से छुप के हमला करेगा। और ठीक तभी हम देखते हैं वो उसके पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन कुरापिका फिर से अपने हाथ से रोक देता है। लेकिन वो पंच पिछले बार से ज्यादा ताकतवर था। वो कहता है हाथ तो जरूर टूट चुका है, चाहे सामने वाला जितना ही ताकतवर हो, मेरे बिग बैंग इम्पैक्ट के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन मैं इम्प्रेस हुआ, तुम बहुत तेज हो, तुम्हें पता चल गया था मैं कहां से कब अटैक करूंगा। कुरापिका कहता है इम्प्रेस तो मैं हुआ हूँ, मुझे पता नहीं था तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जब तुमने जमीन पे मार के धूल उड़ाई थी तब तुम्हारी मौजूदगी कुछ टाइम के लिए गायब हो चुकी थी, लेकिन एक बात बताऊं, मैं भी इनका इस्तेमाल जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं वो कुरापिका के चेन से जकड़ा हुआ था। कुरापिका कहता है क्या तुम इन्हें देख सकते हो? इसका मतलब तुम क्यों का इस्तेमाल जानते हो। ये चेन्स मेरे नैन से बनी हुई है और आयन का इस्तेमाल करके मैं इन्हें गायब भी कर सकता हूँ। वो कहता है तुमने मुझे फंसाने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल किया और मैं समझ रहा था ये असली है। कुरापिका कहता है मैं असली चेन का भी इस्तेमाल करता हूँ, जिससे लोगों को लगे मैं एक मैनिपुलेटर। और कहीं न कहीं मेरा आइडिया कामयाब रहा। जब तुम हवा
हमें मुक्के चला रहे थे तब जंजीरें तुम्हारे बॉडी में बन चुकी थी। चाहे कुछ भी कर लो, भाग नहीं सकते। वो अपने मन में कहता है इसने इसे कैसे किया, उसकी डिफेंस एनहांसर की तरह है। क्या इसने एनहांसर और कॉन्जरर दोनों की एबिलिटी सीख ली? लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान जिस कैटेगरी में आता है वो सिर्फ उसी को अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो आखिर उसने ये सब कैसे कर लिया? इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल, वो भी इतने कम उम्र में। कुरापिका कहता है लगता है तुम कंफ्यूज हो चुके हो, तुम्हारे अंतिम संस्कार से पहले सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। और तभी कुरापिका अपने आंखें दिखा देता है जो पूरा लाल हो चुका था। वो कहता है ये आंखें, मुझे नहीं पता था वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, लेकिन मेरे बॉस को आंखें बहुत ज्यादा पसंद थी। वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनमें से तुम बच गए। वो कहता है आज पता चल जाएगा किस में ज्यादा ताकत है, बदला लेने वाले का या मुझ पे। फिर वो अपने पूरी ताकत से उन चेन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन्स नहीं टूटते। कुरापिका कहता है जब मेरी आंखें लाल हो जाती है तब मैं एक स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ, और उस टाइम मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाती है मैं हर तरीके के एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस ताकत का नाम है एम्परर पावर। और ये सुन के उवो के तो पसीने छूट जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ पास्ट के सीन देख पाते हैं जहाँ पे कुरापिका कहता है जब मैंने कॉन्जरिंग की बात सुनी थी तब मेरे दिमाग में बस एक ही बात आया था, वो है चेन्स, क्योंकि बाहर कुछ मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और मुझे उनको दुनिया से खत्म करना है। तभी मास्टर कहते हैं तुम ये करने के चलते खुद कोई चेन में बंद न कर दो। कुरापिका कहता है आपको कुछ नहीं पता, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी कहते हैं मैंने कहा रुको, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, क्या तुम मेरी बातें सुन नहीं पा रहे हो क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और एक बात समझ लो, आम चेन से कॉन्जरिंग करना बेकार है, और ऐसी चेन बनाना जो टूटे ही ना वो इम्पॉसिबल है। लेकिन कुरापिका उसे इग्नोर करके जाने लगता है। ये बच्चा अब बहुत सिद्धि है, लगता है इसे असलियत बतानी पड़ेगी। ना टूटने वाली चेन कॉन्जरर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे कॉन्जर किया जा सकता है। जो सुन के कुरापिका तुरंत रुक जाता है। इसका मास्टर कहता है मुझे पता था तुम ये बात सुन के जरूर पलटोगे। कुरापिका कहता है मुझे क्या करना होगा? पहला कंडीशन ये है तुम उसूल सुन के मना नहीं कर सकते, और कॉन्ट्रैक्ट ये करना है तुम उसूल नहीं तोड़ोगे। जितना सख्त उसूल होगा उतना ही ज्यादा ताकत मिलेगी, और इस ताकत के सामने कॉन्जरिंग कुछ भी नहीं है। अगर नैन को देखो तो एक के साथ एक मिल के जमा होता रहता है। तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन तुम्हें उसूल बनाना होगा, लेकिन उसमें शर्त लगाया जाए तो इन्फिनिटी हो सकता है। ऐसा उसूल जिसमें टिक सको, लेकिन ये ताकत हमेशा नहीं रहेगी। अगर तुमने उसूल तोड़ा तब तुम्हारी नैन की ताकत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। कुरापिका कहता है मेरा बस एक ही लक्ष्य है, मेरे भाई के कातिलों को ढूंढना और उन स्पाइडर्स को पकड़ना। मुझे ऐसी चेन्स चाहिए जिनसे मैं फैंटम ट्रूप को पकड़ सकूं। तुम्हें ताकत से स्पाइडर में इस्तेमाल करोगे, यही है तुम्हारा पहला उसूल। कुरापिका कहता है मेरे जंजीरों को बस स्पाइडर में इस्तेमाल करना ये तो आधा उसूल है। मास्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा दूसरा उसूल क्या है? कुरापिका कहता है अपनी जान को दांव पे लगाना। और तभी हम देखते हैं कुरापिका की ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसका मास्टर कहता है तुम्हारी आंखें जब लाल होती है तुम्हारा ऑरा भी बढ़ जाता है। तो चलो हम फिर से वाटर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो कहता है इसका मतलब तुम स्पेशलिस्ट हो, तुम हर तरीके के नैन का इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कुरापिका अपने हाथ से एक और चेन निकालता है और अपने टूटे हुए हाथ को फिर से हील कर लेता है, जो देख के वो बहुत शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है मेरे हमले से उसकी हाथ की हड्डी चूर चूर हो गई थी, लेकिन ये तो फिर से ठीक हो गया। कुरापिका कहता है तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें पहला निशाना क्यों बनाया? इसका भी एक रीजन है, मैंने देखा था तुमने माफिया और सैरोबिस से अकेले लड़े थे, जबकि बाकी स्पाइडर अलग बैठ के सब कुछ देखते रहे, और इससे मुझे समझ आ गया तुम अकेले लड़ना पसंद करते हो, और उन्हें यकीन था तुम्हारे सामने वो टिक नहीं पाएंगे, बस इसीलिए तुम मेरे परफेक्ट ओपोनेंट थे। और मुझे भी 1-on-1 लड़ना बहुत पसंद है, एक एनहांसर जो हमले और डिफेंस में दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम में वो हर एक बात थी जो मैं अपने पहले शिकार में ढूंढ रहा था। मैं देखना चाहता था मेरी चेन्स बाकी मेंबर पे भी काम करेंगे या नहीं, और मुझे पता था जो भी स्पाइडर मेरे चेन के कब्जे में आएगा वो जेसु में जकड़ा जाएगा और उसके साथ साथ वो पैरालाइज हो जाएगा। मुझे यकीन है तुम्हें समझ आ चुका है तुम मेरा पहला शिकार क्यों बने। अगर तुम्हें लगता है इन चेन से तुम खुद को आजाद करा सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। फिर वो चेन को तोड़ने की कोशिश करता है और अपने मन में कहता है मैं इसीलिए अपने ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। कुरापिका कहता है जेसु ऑरा को हटा देता है, इसीलिए तुम्हें इसे तोड़ने के लिए अपने बॉडी पावर का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बात सोच लो बाकी सबका क्या होगा। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा सिर्फ इसके जेसु के वजह से। इस
इसका ऑरा बहुत ज्यादा अलग है। अगर इससे कोई इसे छीनने की कोशिश करेगा तो वो भी उसके जाल में फंस जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तैयारी से मेरे साथ लड़ने आया था। मैं इसके जाल में फंस गया और ठीक तभी कुरापी का एक जोर का पंच मारता है। और क्या लगता है मेरा मुक्का तुम पे असर कर रहा है? मैं किसी भी मेंबर को जकड़ सकता हूँ। तो अच्छा यही होगा, सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो और बताओ स्पाइडर्स कहाँ पे है, उनके पास किस तरह की पावर है, मुझे हर एक चीज बताओ। अगर तुम बता दोगे तो थोड़ा आसान मौत मिलेगा। फिर कुरापी का एक और पंच मारता है और कहता है अभी ये वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी से बताओ मुझे क्या सोचा है तुमने। वो कहता है मार दो मुझे। फिर कुरापी का उसे पंच के बाद पंच मारने लगता है और वो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुरापी का कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरी हाथ की सनसनाहट, खून की ये बदबू और हर बार इसकी हड्डी टूटने की आवाज, ये सब के सब मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मुझे बताओ तुमने ऐसा कैसे किया और ये सब तुम्हें महसूस क्यों नहीं हो रहा, जवाब दो मुझे। वो कहता है मार दो मुझे। ठीक तभी कुरापी का अपने नैन वाले चेन से अटैक करता है जो सीधे जाके वो के दिल में चारों तरफ से अटैक जाता है। कुरापी का कहता है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैंने तुम्हारे दिल को अभी तक से पकड़े रखा है, अगर तुमने मेरा बनाया हुआ रूल तोड़ा तो मैं तुम्हारे हार्ट को क्रश कर दूंगा जिससे तुम्हारा दिल फट जाएगा। रूल ये है तुम्हें मेरे सवालों का सही सही जवाब देना होगा और तब मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए कुछ मिनट और दे दूंगा। मुझे बताओ बाकी स्पाइडर्स कहाँ पे है? वो कहता है मार दो मुझे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो कहते ही वो का काम वही पे तमाम हो जाता है और इसी के साथ फैंटम ट्रूप का एक मेंबर मर गया। कुरापी का कहता है मैंने इस हालत में बहुत ज्यादा टाइम गुजार दिया। ठीक तभी वो रेजा को कॉल करता है जो कहती है कहाँ पे हो तुम ठीक तो हो ना? कुरापी का कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे वहाँ पे क्या हालत है? रेजा कहती है बॉस उनके कमरे में सो रही है और मुझे पता चला बॉस के फादर आधी रात तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि आज वेदर बहुत खराब है। कुरापी का कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर कुरापी का वो को दफना के वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम बाकी फैंटम ट्रूप के मेंबर को देख पाते हैं जहाँ पे क्रोलो कहता है एक चेन यूजर, वो नहीं तो मैनिपुलेटर है नहीं तो कॉन्जरर, वो एक अच्छा फाइटर है लेकिन 1-on-1 फाइट में वो उन दोनों कैटेगरी से हार जाएगा। कॉन्जरर के पास खास ताकतें होती है जिससे वो चीजें बना सकते हैं जिससे वो को आराम से खत्म किया जा सकता है। सलना कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। क्रोलो कहता है अगर वो सुबह तक ना आया तो हम प्लान को चेंज कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम गॉन और बाकी सबको देख पाते हैं जहाँ पे लियोरियो कहता है अरे यार मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। किलोआ कहता है वैसे 2 मिलियन जेनिक कम तो नहीं है लेकिन हम फैंटम ट्रूप को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी कौन कहता है हम हंटर वेबसाइट पे भी तो देख सकते हैं कि ट्रूप का लोकेशन अभी कहाँ पे है। लियोरियो कहता है उसके लिए पैसे भी तो जरूरी है। गॉन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ये है। सीन शिफ्ट होता है, किलोआ कहता है मेरी नजर में बेवकूफी है, तुमने सिक्योरिटी के तौर पे हंटर लाइसेंस बिका के अच्छा नहीं किया। गॉन कहता है अभी बताओ हमें क्या करना चाहिए। साउथर्न पीस का कैटलॉग खरीदना चाहिए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं उन लोगों ने खरीद भी लिया होता है। गॉन कहता है ये देखो ग्रीड आइलैंड टोटल 7 कॉपी बेचने के लिए रखा गया है। किलोआ कहता है देख रहे हो इसके सबसे कम प्राइस 8.9 बिलियन है। लियोरियो कहता है अभी हम इंफॉर्मेशन का खुद आने का इंतजार करेंगे, जैसे भी करके हमारे हाथ एक स्पाइडर लग जाए उसके बाद हम उनसे बाकी ट्रूप मेंबर्स का भी पता ले लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं गॉन एक जगह में रुक जाता है। गॉन कहता है ये क्या है और उसके हाथ में एक चाकू था। तभी किलोआ कहता है ये बेन का चाकू है, 100 साल पहले खतरनाक गैंगस्टर था, ये उसी ने बनाया है क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर था। लोग इसे हासिल करना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं असली कौन सा है और इसे देख के तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो ही रहा होगा लेकिन तुमने इसे पहचान लिया। गॉन कहता है नहीं किलोआ, मैं इसे पहचान नहीं पाया, मेरी नजर बस इसमें पड़ी और मैं यहाँ पे चला आया और गियो का इस्तेमाल करके मुझे पता चला इसके आसपास थोड़ा ऑरा भी है। लियोरियो कहता है गियो क्या होता है? किलोआ कहता है नैन का 4 मेजर टेक्निक में से एक है, कमाल की बात यह है हर कोई इसे आसानी से पहचान नहीं पाता। फिर किलोआ भी अपने गियो का इस्तेमाल करता है और हम देख पाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऑरा दिख रहा था। तभी लियोरियो कहता है मुझे दिखने दो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी किलोआ कहता है गॉन उस चश्मिश ने हमें कहा था बहुत सारे लोग नैन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। लियोरियो कहता है चश्मिश कौन है? किलोआ कहता है मास्टर विंग, उन्होंने ही हमें नैन की ट्रेनिंग दी थी। अगर हम ऐसी चीजें ढूंढने लगे जिसमें ऑरा मिले तो जरूर और भी ऐसी चीजें होंगी जिससे
हम पैसे कमा सकते हैं। कौन कहता है हाँ तुमने सही कहा, उन चीजों को खरीद के हम ज्यादा पैसे में नीलाम कर सकते हैं। तब यह दुकानदार कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यहाँ पे कीमत लिख सकते हो, तुम जो भी कीमत देना चाहते हो यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे खरीदारी ऐसी होती है, ये देखो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है, उसके बाद सभी अलग अलग हो जाते हैं। फिर कौन एक शॉप में आता है और कहता है ये पॉट थोड़ा अजीब है लेकिन इसमें ऑरा है। ठीक तभी उसे किलोआ की बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था अगर किसी चीज में पहले से बोली लगी हुई है तो उसके नीचे 2.5 गुना ज्यादा पैसे लगा दो जिससे तुम दूसरे लोगों का हौसला तोड़ सकोगे। गॉन कहता है 500 से 2.5 गुना ज्यादा कितना होता है। और गाइस जो भी हो गॉन एक नंबर का गधा है। फिर गॉन एक फोटो फ्रेम को देखता है लेकिन तब वो एक चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो किलोआ को फोन करता है। किलोआ कहता है हालत तो यहाँ पे भी सेम है, उसमें कोई जिपाइल नाम का बंदा हर एक चीज में बोली लगा के गया था, मुझे जो जो चीजें मिले और जब मैंने 2.5 गुना ज्यादा कीमत लगाया वहाँ पे उसने 4 गुना ज्यादा लगा दिया। गॉन कहता है कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता तो हम क्या करें। किलोआ कहता है हम बोली लगाना नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई डेडलाइन ना आ जाए क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है तो हम जीत जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। किलोआ कहता है हमने 3 चीजें जीत लिए और 1 हार गए लेकिन कोई बात नहीं, चलो इससे लेके ऑक्शन हाउस चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कोई उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो दोनों ऑक्शन में माल बेचने के लिए जाते हैं लेकिन वो आदमी कहता है हमें माफ करिए हम और सामान नहीं ले सकते, अगर एक बार कैटलॉग पब्लिश हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। किलोआ कहता है कोई और रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम इन चीजों को बेच सके। वो आदमी कहता है एक रास्ता तो है, आप इसे ट्रेड मार्केट में जाके बेच सकते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में गॉन कहता है ट्रेड मार्केट वहाँ पे बहुत पेशेवर लोग होंगे, अगर यहाँ में से कुछ भी असली हुआ तो हमें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। किलोआ कहता है लेकिन मैं इन चीजों को ऑक्शन में बेचना चाहता था। गॉन कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें कितना मिलेगा, ये तो हमें वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। फिर हम एक स्टोर को देख पाते हैं जहाँ पे ट्रेड किया जाता है। वो आदमी कहता है क्या ये सब चीजें तुम्हारे घर के स्टोर रूम पे मिले। किलोआ कहता है हाँ डैड कह रहे थे अगर कोई अच्छे पैसे दे तो उन्हें बेच देना। वो आदमी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा सामान है और इसकी तो सब 50 कॉपी है और तुम्हारा वाला तो शुरू के नंबर से ही आता है और इस पे तो असली ऑटोग्राफ भी बना हुआ है। गॉन एंड किलोआ अपने मन में कहता है ये तो मुझे पता है क्योंकि उसमें और दिख रहा था। वो आदमी कहता है ये डॉल भी अच्छा है और इसका तो पैकेजिंग भी सही सलामत है, इसके मैं 3 लाख दे सकता हूँ लेकिन इसका कीमत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा। किलोआ अपने मन में कहता है लेकिन ये बिल्कुल ठीक लग रहा था क्योंकि इसके आसपास और दिख रहा था। वो आदमी कहता है इसकी लकड़ी थोड़ी अच्छी है इसलिए तुम्हें थोड़ा ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों को पेंटिंग और डॉल 4,20,000 में दे देते हो तो मैं स्टैचू तुमसे 80,000 में ले लूंगा और वो भी सिर्फ इसके लकड़ी की वजह से, और सब मिला के 5 लाख बनते हैं। तुम चाहो तो आराम से सोच सकते हो लेकिन इस मार्केट में मुझसे ज्यादा अच्छे पैसे कोई नहीं देगा, तुम लोग आराम से सोचो तब तक मैं इस लकड़ी के स्टैचू को थोड़ा देख लेता हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई कहता है वहीं पे रुक जाओ और स्टैचू वापस रखो, ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, डॉल और पेंटिंग के बारे में सही कह रहा है लेकिन स्टैचू के बारे में तुम्हें झूठ कह रहा है। वो दुकानदार कहता है तुम हो कौन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये आदमी कहता है कोई भी इस लकड़ी के स्टैचू का इतना ज्यादा दाम नहीं देगा, तुम्हारी दिलचस्पी बस इसके अंदर का माल का है। ये एक लकड़ी का बॉक्स है, 300 साल पहले लोग अपने दौलत को इसी बॉक्स में रखते थे, उनका यही तरीका था। अगर ये असली है तो इसमें बहुत सारा कीमती सामान होगा, तुम इसके लकड़ी को देखने के बहाने इसमें क्या छुपा है यही देखना चाहते हो ना। तभी पीछे से एक टकला आता है, कहता है क्या तुम इसे साबित कर सकते हो असली है या नकली। इसे देख के से मालूम चलता है 300 साल पुरानी है लेकिन हो सकता है स्टैचू अभी बनाया गया हो और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। इस टेक्निक को हुड वाइकिंग कहा जाता है। ये आदमी कहता है ये बोल रहा है ये कोई माहिर आदमी भी बना सकता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जरा गौर से देखिए जिस चीज का इस्तेमाल करके इसे बंद किया गया है ये चीज सिर्फ उसी जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, आज के जमाने में मिलना नामुमकिन है। वो टकला कहता है तुम ये कहना चाहते हो बॉक्स बिल्कुल असली है, ऐसा हो भी तो सकता है किसी इंसान ने इसके अंदर के खजाने को निकाल के कोई दूसरा सामान रख दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इस टेक्निक की मदद से जैसे इसको खोला जाता है ऐसे उसे बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन कोई अगर अनाड़ी होगा तब वो इस तरीके से काम करेगा, अक्लमंद इंसान इसे पिघला के चिपकाएगा जिससे देखने वाले को अंदाजा ना हो इसे
कभी खोला गया है और एक काम को वही कर सकता है जो वेल्डिंग करना चाहता है। ये आदमी क्या था, इसमें वेल्डिंग नहीं किया गया है। अगर इसमें आग का इस्तेमाल किया जाता तो ये लकड़ी जल जाती और ऊपर के हिस्से का रंग भी बदल जाता। तुम इससे कैसे कह सकते हो? बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं जो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। ये आदमी कहता है मैं भी इसमें माहिर हूँ और मुझे पता है ये असली है। इससे अभी तक किसी ने नहीं खोला। इसका मतलब इसमें जो भी है महफूज है और इस बॉक्स को अभी तक किसी ने भी नहीं खोला। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये असली है, लेकिन खोलने के बाद इसके अंदर का माल असली ना हुआ तब तुम क्या कहोगे? वो आदमी कहता है मैं सारी जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। जो सुन के टकला उस दुकानदार को कहता है हार मान लो। फिर हम देखते हैं वो आदमी उसे खोलता है जिसमें बहुत सारा खजाना था। फिर हमें पता चलता है इसी आदमी का नाम जिपाइल है। कौन कहता है आपका शुक्रिया जिपाइल सर? जिपाइल कहता है शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसमें से 20% लूंगा। जब तुम इसे बेचोगे तब तुम मुझे दे देना। किलुआ कहता है बच्चा समझ कर लूटना चाहते हो क्या? जिपाइल कहता है इसमें गलत क्या है? अगर मैं आज ना होता तो तुम्हारे पास नहीं होता। गॉन कहता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी इन्होंने हमारी मदद की है। किलुआ कहता है लेकिन एक बार सोचो तो हमको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसको बस लंच करा देते हैं। जिपाइल कहता है तुम दोनों तो बहुत अच्छे जा रहे हो, तो ठीक है चलो खाते हैं। फिर तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। गॉन कहता है मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको 20% देना चाहता हूँ। किलुआ कहता है अबे तू खाने पे ध्यान देना। जिपाइल कहता है नहीं रहने दो, मुझे बस ये बता दो लेकिन तुम्हें सब सामान खरीदने का आइडिया मिला कहाँ से? फिर गॉन एंड किलुआ सब कुछ बता देते हैं। अगर तुम सच कह रहे हो तो ये बात साबित हो गई तुमने स्टैचू क्यों खरीदा, लेकिन तुम लोगों को आखिर इतने पैसों की क्यों जरूरत है? आखिर क्या करना चाहते हो इतने पैसों का? किलुआ कहता है हम तुम्हारे सवाल का आंसर देंगे लेकिन जो हम पूछेंगे तुम्हें भी आंसर देना पड़ेगा। अच्छा मैं समझ गया। किलुआ कहता है हमें ऑक्शन से कुछ जरूरी सामान चाहिए इसीलिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है। किलुआ कहता है अब हमारा सवाल का आंसर, तुम्हें लगता है इन सब का 300 मिलियन मिल सकता है? क्या तुम्हें पक्का पता है ट्रेड मार्केट में इतने मिल सकते हैं? जिपाइल कहता है तुमने कहा ट्रेड मार्केट, वो लोग बहुत ही कम ही कैश में काम करते हैं, अगर तुम लोग अचानक वहाँ चले जाओगे तो सही दाम नहीं मिलने वाला। जो सुन के गॉन एंड किलुआ थोड़ा उदास हो जाते हैं। जिपाइल कहता है तो बताओ मुझे तुम लोगों को ऑक्शन से चाहिए क्या? किलुआ कहता है ग्रीड आइलैंड। क्या? वो तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। किलुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है इस अजीब से पॉट को मार्केट में बेचने से कितने पैसे मिल सकते हैं? जिपाइल कहता है ये पॉट नहीं, ये तो कचरा है, इसका तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम लोगों को इतना महंगा गेम क्यों चाहिए? उसकी कीमत लगभग 6 मिलियन है। किलुआ कहता है नहीं 8.9 मिलियन है। लगभग हम काफी दिनों से इसके डैड को ढूंढ रहे हैं और वो कहाँ मिलेंगे उसका क्लूज गेम के अंदर है। लेकिन अगर ये पॉट इतना ही बेकार है तो तुमने इसे क्यों खरीदा? उस लकड़ी के बॉक्स को देखने के बाद इतना तो समझ आ चुका है, तुम सिर्फ कीमती चीजों में बोली लगाते हो, तो इस पॉट में भी जरूर कोई खास बात है। क्या मैंने सही कहा? जिपाइल कहता है असली बात ये है इस पॉट को मैंने खुद बनाया है। जो सुन के गॉन एंड किलुआ बहुत हैरान होते हैं। जिपाइल आगे कहता है उतना खास नहीं है, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तब मैं सब बनाता हूँ। ये कितना खराब बना है मुझे पता है, इसे बेच के मैं मार्केट में फिर से घूमता हूँ और फिर से खरीद लेता हूँ और इसे देखने के बाद बहुत शर्मिंदगी भी होती है। तो अब बताओ तुम्हारे डैड क्या करते हैं? गॉन कहता है प्रो हंटर है। किलुआ कहता है असली वाले पॉट की क्या कीमत है ये बताओ? जिपाइल कहता है 40 से 50 हजार। अच्छा अब समझा, तुम हंटर के बेटे हो। हंटर बहुत ही कम होते हैं और जो भी होते हैं वो कोई आम इंसान नहीं होते। मुझे नहीं लगता तुम उन्हें आसानी से ढूंढ पाओगे। गॉन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं भी एक प्रो हंटर हूँ। जो सुन के जिपाइल तो बहुत शौक हो जाता है। गॉन कहता है अब तुम्हारी बारी सवाल पूछने की। जिपाइल कहता है मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं तुम दोनों की किसी तरीके से मदद कर सकता हूँ? अगर तुम ऑक्शन में पैसे बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, अगर मेरा साथ होगा तो तुम लोग फायदे में रहोगे और ये चीज तुम कुछ देर पहले देख भी चुके हो। मुझे क्या कीमत देनी है तुम लोग डिसाइड कर लेना। गॉन कहता है हमारा आखिरी सवाल, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? जिपाइल कहता है क्योंकि मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी हुई तुम लोगों को इस मामूली से कचरे के ऊपर भी नजर थी। तभी गॉन कहता है कचरे का डब्बा नहीं है, इसीलिए तुमने इससे ज्यादा बोली लगा के हासिल किया। इसके अंदर तुम्हारा नैन है क्योंकि हर किसी के पास ऑरा मौजूद होता है, लेकिन उसे कैसे बाहर निकालते हैं वो किसी को नहीं पता। और मैं तुम्हें देख के कह सकता हूँ तुमने इसे बनाने में कितना ज्यादा मेहनत किया है। तुमने जरूर बहुत टाइम तक ट्रेनिंग किया है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन फिर भी ये पॉट बहुत अजीब है। जिपाइल अपने मन में कहता है मुझे खुशी है मेरे आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया। जब बहुत टाइम तक अप्रेसर का काम किया जाता है तब लोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है। मैं सिर्फ माल पे ही नहीं बेचने वाले और खरीदने वाले के ऊपर भी नजर रखता हूँ। लोगों का अंदाजा लगाना चीजों से ज्यादा मुश्किल है। जब मैंने तुम दोनों को देखा था तभी समझ गया था, इसीलिए तुम्हारे साथ काम करने की ख्वाहिश हुई। यही मेरा जवाब है। कौन कहता
कहता है अच्छा ठीक है हम समझ गए, लेकिन एक बात है, मैं उस टेक्निक को जानना चाहता हूँ जो तुमने पहले कहा था। क्या तुम उसे सच में सीखना चाहते हो? गॉन कहता है हाँ, थर्ड ड्रिंकिंग, डबल डिगन वाइंडिंग, और क्या बताया था इसके अलावा कुछ और भी है? किलुआ कहता है क्या कह रहे हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। गॉन कहता है लेकिन ये मजेदार है। इस तरफ सपाल अपने मन में सोच रहा था, अब मुझे समझ आया मुझे इस पे दिलचस्पी क्यों है। इसे सही और गलत की बिल्कुल परवाह नहीं है। जब मैंने इसको बताया मैं चीजों को जालसाजी करके बेचता था, तब इसने मुझ पे शक नहीं किया और ना ही इसके दिमाग में कोई बुरी चाल आई। ये बहुत ज्यादा मासूम है, इसका दिल बहुत साफ है, चाहे वो सही हो या गलत। ये हर एक चीज सीखना चाहता है जो इसे पसंद है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा इंसान जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ऐसे इंसान का दिल जीतना तो आसान है, लेकिन इसे हराना उतना ही मुश्किल। शिन शिफ्ट होता है, जपाल कहता है वेल्डिंग सबसे मुश्किल टेक्निक है। आजकल एक नई टेक्निक आई है जिसको कहा जाता है एक्सपोजिंग। तुम एक खुलने वाले स्टैचू को देखो और उसमें नकली खजाना रख दो, लोगों को ऐसा लगेगा तुमने उसे खोला ही नहीं। अगर खजाना नकली हुआ तो समझो तुमने उसे बेवकूफ बना लिया। लेकिन ये टेक्निक अभी पुरानी हो चुका है क्योंकि लोगों को अभी शक होने लगा है। लेकिन अभी एक नई टेक्निक आई है, बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और बहुत पैसे बनाए, और लोग ज्यादातर अभी उसी का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें से कोई बताएगा वो टेक्निक क्या है? गॉन कहता है स्टैचू और खजाना दोनों ही नकली होंगे। किलुआ कहता है मुझे लगता है नई टेक्निक में खजाना कहीं और से निकलेगा। जपाल कहता है बिल्कुल सही, खजाना निकालने के लिए स्टैचू को कोई दूसरी जगह से खोलना होगा और वहाँ पे नकली खजाने को रख के उसे बंद करना होगा। गॉन कहता है तो कोई पकड़ क्यों नहीं पाता? जपाल कहता है साइड स्टेपिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पुराने अप्रेसर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके सबको बेवकूफ बनाते थे। लोगों को ऐसा लगता था उसका रंग नहीं बदला तो स्टैचू असली है। गॉन कहता है तुम तो सच में कमाल के हो, लेकिन तभी उसे लियोरियो कॉल करता है। लियोरियो कहता है दो स्पाइडर मिले हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, मैं तुम लोगों से वहीं से मिलूंगा। कौन कहता है हाँ मैं समझ गया, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। जपाल कहता है कहाँ जा रहे हो, ऑक्शन का क्या होगा? कौन कहता है हमने उसे तुम्हारे ऊपर छोड़ा, देखना थोड़ा ज्यादा पैसे मिल जाए। जपाल कहता है अच्छा ठीक है मैं संभाल लूंगा। फिर गॉन एंड किलुआ वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गॉन एंड किलुआ को एक नई दुनिया के बारे में पता चला और अब वो सामना करने जा रहे हैं फैंटम ट्रूप का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलता है कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।